आइए आज हम समझते हैं नई आर्थिक नीति यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है और नई आर्थिक नीति यानी कि 1991 की ऐसी कौन सी 3 नीतियां हैं जिनको अपनाकर भारत सरकार आज के समय में बहुत विकास कर रहा है और आने वाले समय में अगर ऐसा ही विकास होता रहा तो भारत अमेरिका को पीछे कर देगा। यानी कि नई आर्थिक नीति इतना कारगर साबित हुआ 1991 के युग के दौरान कि भारत आज के समय में उन्हीं नीतियों को अपनाकर दिन प्रतिदिन अपना विकास किए जा रहा है। अगर बात करें नई आर्थिक नीति की तो नई आर्थिक नीति में ना ऐसी 3 नीतियां आई हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। यानी कि इसको समझने से पहले आपको पहले ये समझना होगा कि नई आर्थिक नीति आखिर है क्या, यानी कि इसको कौन लाया था भारत में। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें नई आर्थिक नीति की तो यह अर्थव्यवस्था की एक ऐसी नीति थी जिससे कि किसी भी देश का विकास हो सकता है और किसी भी देश को विकास करने में ये नीतियां कारगर साबित होती थी उस टाइम पे, यानी कि 90 के दशक में ना। और लेकिन अगर बात करें नई आर्थिक नीति की तो नई आर्थिक नीति को सबसे पहले प्रधानमंत्री जो हमारे थे राजीव गांधी, उन्होंने अपने शासनकाल में ना 1985 में प्रयास किया था नई आर्थिक नीति को लाने के लिए, लेकिन ये प्रयास किए थे और ये पूर्णतः सफल नहीं हो सके, यानी कि ये असफल हो गए। उसके बाद भारत में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार जो आई है ना 1991 में, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने इस नई आर्थिक नीति को सफल किया और भारत सरकार को एक नई आर्थिक नीति दी। कौन? नई आर्थिक नीति यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं नेप। नेप NEP, न्यू का N एंड इकोनॉमिक का E और पॉलिसी का PNEP। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग? तो नेप 1991। देखिए, नई आर्थिक नीति में ना भारत सरकार ने 3 नियमों को अपनाया। पहला नियम कौन सा हमारा है? उदारीकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं लिबरलाइजेशन, एंड दूसरा है निजीकरण जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन, एंड तीसरा है वैश्वीकरण जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। यानी कि इन्हीं तीनों नीतियों को अपनाकर भारत सरकार आज इतना विकास कर रहा है। सबसे पहले अगर बात करें उदारीकरण की तो उदारीकरण में ना सरकार ने जो भी कर लगाए थे या फिर जो भी प्रतिबंध लगाए थे उन प्रतिबंधों को उदारीकरण के तहत हटा दिया। और उदारीकरण के तहत हटाने के बाद भारत मतलब कि जितना भी प्रतिबंध लगाया था भारत को, यानी कि भारत के लोग और इससे विकास होने लगे, क्योंकि प्रतिबंध लगा था तो भारत के लोग उतना टैक्स पे करते थे पहले, लेकिन जब ये नीतियां आई तो भारत सरकार ये टैक्स पे करना, यानी कि भारत सरकार के लोगों ने ये टैक्स यानी कि प्रतिबंध वाले जो नियम थे उसको पे करना बंद कर दिया। उसके बाद अगर बात करें निजीकरण की तो निजीकरण में क्या होता था ना कि जब भी कोई सरकारी कंपनियां हैं, जैसे सरकारी माल पे तो सबका अधिकार होता है, यानी कि उसकी कोई कदर ही नहीं करता है। जैसे हमारे जितने भी सरकारी दफ्तर हैं या फिर सरकारी संगठन हैं, जैसे रेलवे सरकारी है तो क्या उसकी आज के डेट में इज्जत है? थोड़ा भी नहीं। लोग पान खा के थू थू कहीं भी कर देते हैं ना, कहीं भी मतलब कि कुछ खा पी के वहीं पे फेंक देते हैं बादाम वदाम, मतलब कि उसकी आज के डेट में कोई वैल्यू नहीं है रेल की। तो वो एक सरकारी यानी कि वह एक सरकारी संगठन है रेलवे, लेकिन वह भी कुछ दिन में प्राइवेट हो सकता है। देखिए, आप हवाई जहाज में ना एंट्री नहीं कर सकते हैं, मतलब कि आपको हवाई जहाज में एंट्री करने के लिए कुछ नियम कानून तौर तरीकों को पालन करना होगा, तब जाके आपको हवाई जहाज में एंट्री मिलेगी। लेकिन रेलवे में एंट्री करना है तो स्टेशन गए तुरंत, हाँ हाँ ठीक है आ रहे हैं, मतलब कि रेल में तुरंत प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन रेल एक सरकारी यानी कि गवर्नमेंट चीज़ है, लेकिन हवाई जहाज क्या है? प्राइवेट है। देखिए, निजीकरण में क्या होता है कि जब भी कोई सरकारी संगठन या फिर सरकारी दफ्तर ना सरकार अपनी स्वेच्छा से किसी निजी कंपनी को या फिर किसी निजी व्यक्ति को हाथ में देता है तो वह निजीकरण के अंतर्गत कार्य करता है, यानी कि वह प्राइवेटाइजेशन को अपनाता है। भारत सरकार आज के समय में लगभग सभी दफ्तरों को, सभी संगठनों को निजी यानी कि पर्सनल करने की बात कर रहा है और लगभग आने वाले समय में हर चीज़ पर्सनल हो जाएंगे ना। यहाँ तक कि कुछ दिन में पर्सनल मतलब कि प्राइवेट स्कूल भी आज के समय में है। कितना है प्राइवेट स्कूल जिसको किसी एक संगठन या फिर किसी एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है। अगर बात करें वैश्वीकरण की तो वैश्वीकरण में क्या होता है कि सभी देशों की अर्थव्यवस्था को एक दूसरे से देश से जोड़ा जाता है। अगर बात करें भारत सरकार की तो भारत के पास ऐसे लाख संसाधन मान लीजिए मौजूद हैं, चावल है, गेहूं है, परमाणु बम है, जितना भी मतलब कि एक मनुष्य को जीने के लिए चाहिए वो सब भारत में मौजूद है। लेकिन भारत सरकार के पास ये चीज़ें कभी तो खत्म होंगी ना, खत्म होंगी तो उसको दूसरे देशों से खरीदना पड़ेगा, यानी कि उसको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना ही पड़ेगा, तब न जाके भारत और विकास करेगा। या फिर इसी तरीके से वैश्वीकरण का मतलब कि विश्व के अर्थव्यवस्था को यानी कि एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से क्या किया जाता है? तो जोड़ा जाता है। वो हर रूप में, चाहे वो आर्थिक रूप में हो, सामाजिक रूप में हो, या फिर धार्मिक रूप में हो, या फिर राजनीतिक रूप में हो। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है ऐसे कि नई आर्थिक नीति यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है
वह भारत सरकार ने कब अपनाई थी, तो 1991 में। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि नई आर्थिक नीति को सबसे पहले किसने भारत में लाने का प्रस्ताव रखा, तो राजीव गांधी ने। कब? 1985 ईस्वी में, लेकिन ये असफल हो गए। ठीक। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि उदारीकरण या फिर निजीकरण या फिर वैश्वीकरण को भारत सरकार ने कब अपनाया, तो 1991 में। किसकी सरकार में? तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति को किसके शासनकाल में अपनाया गया, यानी कि किसके सरकार में अपनाया गया, तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में भारत सरकार ने नई आर्थिक नीति यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाया था। और किसके शासनकाल में फेल हो गया, यानी कि किसके शासनकाल में असफल रहा नई आर्थिक नीति, यानी कि पास नहीं हो पाया, तो राजीव गांधी की सरकार में। कब? 1985 में ना। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, और मिलते हैं हम लोग एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।